नमस्कार, मैं वैष्णवी चौहान और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। आपका स्वागत करती हूँ आपका राज्य आपकी खबर में। खबरों की तरफ रुख करेंगे। अमरोहा से बड़ी खबर है, जो कस्बा दबारश्री में मजदूरों के भुगतान को लेकर हिंदू युवकों के साथ जिहादियों ने मारपीट की। पीड़ित सचिन और उनके भाई ने बताया कि जिहादियों ने मजदूरी के रुपए मांगने पर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए उन्हें गंभीर रूप से पीटा। घटना की तहरीर पर थाना आदमपुर में SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं पुलिस ने नौशाद समीउद्दीन और हसीन खां को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बता दें कि थाना अध्यक्ष कोमल तोमर ने बताया कि आरोपी के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। और अगली खबर आजमगढ़ से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डेयरी प्रोजेक्ट का उद्घाटन करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दुनिया में पेट्रोल डीजल को लेकर हाहाकार है, लेकिन भारत में स्थिति बेहतर है। सीएम ने सपा और कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उनके एजेंडे में विकास नहीं है, जबकि डबल इंजन सरकार प्रदेश को नई दिशा दे रही है। उन्होंने आजमगढ़ की बदली छवि का जिक्र करते हुए कहा कि अब यहां के लोगों को सम्मान मिल रहा है। सीएम ने रोजगार, निवेश और विकास योजनाओं को गिनाते हुए सरकार की उपलब्धियां भी बताई। प्रोड्यूसर और इस प्रकार से महिलाओं का आत्मनिर्भर होना आज की आवश्यकता है, और उसी आवश्यकता को अपनी आंखों से देखने के लिए आज मैं आजमगढ़ में केवल एक कार्यक्रम की दृष्टि से यहां पर आया हूं। जब मेरे पास मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी के श्री सानी जी ने इस बारे में मुझे बताया गोरखपुर में कि हम लोग इस तरीके से आजमगढ़ में एक कार्यक्रम करना चाहते हैं, हमारा ये एक प्रोग्रेस है, क्योंकि जब गोरखपुर में एक कंपनी प्रारंभ हुई थी तब मुझे लगता था कि पता नहीं लोगों के मन में क्या है, और आज मुझे देख करके प्रसन्नता हुई। 1,70,000 लीटर दूध का कलेक्शन, 55 रुपए प्रति लीटर दूध का दाम अन्नदाता किसानों और गौपालकों को मिले। और कानपुर के घाटमपुर क्षेत्र में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। तेज हवाओं के साथ हुई बारिश से गेहूं की तैयार फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। किसानों के चेहरे पर मायूसी छा गई है, क्योंकि उनकी साल भर की मेहनत पल भर में खत्म हो गई। सबसे ज्यादा नुकसान उन किसानों को हुआ है जो बटाई और लीज पर खेती करते हैं, जिन्हें सरकारी मुआवजे का लाभ मिलने पर संशय है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने नुकसान की भरपाई का ऐलान किया है, लेकिन प्रभावित किसान अब भी राहत के इंतजार में है। किसानों के लिए भारी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो गेहूं की फसल थी एकदम तैयार थी काटने के लिए, और प्रकृति की आपदा ओला बारिश हो गई, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। और हमारे बीच में ये किसान है, अपने खेत पे आए हैं। भैया क्या नाम है आपका? राजेश सिंह। अच्छा, ये प्रकृति की आपदा हुई है, बहुत बड़ा जो है गेहूं की फसल पे नुकसान हुआ। हमारी कटी बिल्कुल तैयार थी, कटनी थी, और मशीन बस तैयारी थी कि कट जाए। प्रकृति की आपदा से ऐसा नुकसान हुआ है कि हम लोगों का कुछ भी इसमें मिलने का आसार नहीं है, और हम लोगों का भारी नुकसान हुआ है इससे। और सरकार हमारे लिए कुछ ऐसा कुछ तो प्रबंध करे। हम लोग रीत बटाई के करते हैं खेती, और हम लोगों के लिए भी कुछ ऐसा। अच्छा, सरकार ने कहा है जो किसानों का जो भरपाई है वो भरने के लिए कहा है। ठीक है, सरकार जो कर रही है, मगर इसके लिए भी कुछ करना चाहिए। रीत जो रीत को लिए है, बटाई को लिए, उनके लिए भी होना चाहिए। हाँ, उनके लिए होना चाहिए। अच्छा, तो देखिए जिस तरीके ये बता रहा है कि हम बटाई का और रीत के जो लिए हैं, और उनको भी कुछ सरकार के द्वारा इनको भी कुछ सुविधा होनी चाहिए, जिनकी जो इनका जो आपदा में जो नुकसान हुआ है गेहूं की फसल में भारी नुकसान। गोविंद द्विवेदी। अच्छा, जिस तरीके एक प्रकृति की आपदा आई है और किसानों के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, आप एक किसान है, किस तरीके का क्या नुकसान है? देखो भैया, ये दैवीय आपदाएं तो हमेशा से चली आ रही हैं। जो आप देख रहे हैं, कोई आज पहली बार तो ही नहीं है, और इसके लिए जो है किसानों को बहुत नुकसान हुआ है इसमें। लेकिन जो हमारी सरकार, बाबा का जो सहयोग, बाबा ने जो बताया है
और जो सहयोग जो नुकसान का जी भरपाई करने की बात कही है बाबा ने, उससे हम लोगों को कुछ राहत मिलेगी। किसानों के अंदर भारी आपदा जो प्रकृति की पड़ी है, और बातचीत ज्यादा जानकारी के लिए और हमारे बीच में है किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष जितेंद्र चंदेल जी। सर, जिस तरीके किसानों के अंदर एक आपदा आई है प्रकृति की, और क्या कहेंगे किसानों भाइयों के लिए? जो इस समय आंधी तूफान की आपदा आई है, उस ओला भी गिरा हुआ है, तो उस पर जो है किसान भाइयों का भारी नुकसान हुआ है। मैं क्षेत्र में जाकर इस विषय में खेतों में जाकर देखा है कि सब गेहूं की फसल पकी हुई खड़ी थी, सब जमीन पर लेट गई है। किसान भाई का जीवन भर की कमाई जो इस समय पूरे एक साल किसान अपनी खेती में मेहनत करके एक उम्मीद लगा के बैठा था। कोई अपनी बेटी की शादी के लिए सोच रहा था कि गेहूं मेरा कटेगा तो मैं बेचूंगा, इसके बाद शादी करूंगा बेटी, तो उनके सामने तो बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। मैं शासन और प्रशासन से मांग करता हूं कि डीएम साहब, एसडीएम साहब को क्षेत्र में भ्रमण कराएं और जिन कुछ किसानों का जिस तरीके से नुकसान हुआ है उनको उचित मुआवजा दिया जाए। मैं भाजपा सरकार तो सदैव किसानों के लिए कुछ न कुछ अच्छा करती चली आई है। जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी ने आपदा के लिए कुछ न कुछ घोषणा की है, मैं चाहता हूं कि सब लोगों को जल्दी से जल्दी कुछ राहत प्रदान की जाए, जिससे उनके अंदर खुशी की लहर आवे। तो ये देखिए, हमारे बीच में जिला उपाध्यक्ष जितेंद्र चंदेल जी थे, जिन्होंने बताया कि जो किसान भाई हैं और उनको उचित मुआवजा भी मिलेगा, और जिससे उनको भारी मतलब एक खुशी होगी कि जिस तरीके आपदा आई है, मगर जो सरकार के द्वारा ये मुहैया कराया गया है, इससे बहुत बड़ी राहत होगी। गजेंद्र सिंह के साथ लाखन सिंह, सुदर्शन। बर्बाद ये किसान है। देवरिया मुख्यालय पर दिव्यांगजनों के लिए बड़े स्तर पर सहायता वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह और सांसदों की मौजूदगी में 1500 से अधिक लाभार्थियों को बैटरी चलित रिक्शा, वैसाखी, श्रवण यंत्र और अन्य उपकरण वितरित किए गए। कार्यक्रम का शुभारंभ वैदिक मंत्रोच्चार और दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने बताया कि 1157 दिव्यांगजनों को प्रमाण पत्र भी दिए गए हैं। बता दें कि ये आयोजन एम्बिल्को कानपुर के सहयोग से संपन्न हुआ, जिससे दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी। ठीक से राशन नहीं बांटता था, एक राशन का कोटा बनता था तो एक ब्लैक हो जाता था। लेकिन आज राशन के कोटेदार की हिम्मत ने राशन का कोटा न बांटे। आज स्थिति यह है, पहले कभी गरीब बेचारा नहीं, अगर हमने बताते हुए कि 22 और 23 मार्च को जो हमारा चिन्हीकरण शिविर हुआ था, 15 से 91 दिव्यांगजन विभिन्न उपकरण जैसे मोटराइज ट्राईसाइकिल, इस तरह की मशीनों के लिए चिन्हित हुए थे वे, और 40 वयोवृद्ध लोगों को आज यहाँ उपकरण वितरण कार्यक्रम में माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा जी, सांसद जी, हमारे प्रभारी मंत्री जी के कर कमलों और बहुत सारे अन्य हमारे जनप्रतिनिधिगण उपस्थित थे, उनके सानिध्य में आज ये वितरण कार्यक्रम किया गया। तो मेरी प्रभु से कामना है कि सभी लोग एक नए आत्मविश्वास और नए आत्मसम्मान के साथ अपने जीवन को और अच्छे से इस तरह कार्यक्रम काफ़ी दिनों बाद यहाँ पे देवरिया में हो रहा है। इतने मतलब भारी संख्या में लोगों को दिया गया, क्या इसके पीछे मकसद था और किस तरीके की प्रेरणा इंस्पायरेशन के लिए है ये? देखिए, हमारा एक अधिकारी के तौर पे हमेशा ये प्रयास रहता है कि किस प्रकार से लोगों के कोई भी पीड़ा को कम किया जा सके। उसी सोच के साथ इस कार्यक्रम को रखा गया था, परंतु मैं इसका पूरा श्रेय देवरिया के लोगों को देना चाहूँगी। हमने कार्यक्रम रखा और सबसे अपील करी कि जो भी आपके आसपास दिव्यांगजन हो उन्हें लेके आइए, और देवरिया के दूरस्थ कोने से, चाहे प्रधान जी हो, चाहे समाज सेवी हो, वो सभी इन लोगों को लेकर आए, तभी ये कार्यक्रम संभव हो पाए। लगभग उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा 2 दिवसीय कार्यक्रम था, और न केवल ये 1591 लोग उपकरणों के लिए चिन्हित हुए, हमारे लगभग 1200 लोगों को नई पेंशनें बनी, 1200 लोगों के जो आधार कार्ड वेरिफिकेशन नहीं था वो करके पेंशन दोबारा चालू हुई। तो बहुत अच्छा काम हुआ, उसके लिए देवरिया के लोगों को मेरे अंतरात्मा की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। राशन का कोटेदार ठीक से राशन नहीं बांटता था, एक राशन का कोटा बनता था तो एक ब्लैक हो जाता था। लेकिन आज राशन के कोटेदार की हिम्मत ने राशन का कोटा न बांटे। आज स्थिति यह है, पहले कभी गरीब बेचारा पीछे भागता था, लेकिन गरीब अब नहीं भागता,
अब राशन डीलर को उसको देना पड़ेगा। और केवल इतना ही नहीं, उसके लिए ठोस मशीन जो ऊंचे वाली मशीनों में लगा दी, अंगूठा लगेगा तभी मारा जाएगा राशन आपको नहीं। अगर हम यह निश्चित कर लें कि मां चाहे गरीब की हो या अमीर की हो, कोई भी हो, तो एक बच्चे के लिए जितने पोषक तत्व मां को चाहिए, अगर हम मां को उपलब्ध करा दें तो दिव्यांगता पैदा है। मैं माननीय मंत्री जी का समय न लेते हुए केवल एक बात कहता हूं कि मंत्री जी आप भी अवगत होंगे, जो बड़े इलाके हैं देश के, जहां बड़े उद्योग हैं, जहां एनटीपीसी है, गेल है, जहां बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वहां पर तो जो CSR फंड है उसके माध्यम से लोग लाभान्वित हो जाते हैं, जो सामाजिक सरोकार है उसको संरक्षण मिल जाता है। लेकिन ये जो हमारा पूर्वांचल का इलाका, कुशीनगर हो, देवरिया हो, बलिया हो, आजमगढ़ हो, मऊ हो, ऐसे इलाके हैं जहां कोई भी बड़ी कंपनियां बताते हुए कि 22 और 23 मार्च को जो हमारा चिन्हीकरण का काम किया है, सुगम शौचालय बनवाने की व्यवस्था की है, इसलिए अच्छे से वो स्कूलों में जाकर के कोई असुविधा न हो, इसकी चिंता भी हमारा मंत्रालय करता है। सम्मानित बहनों भाइयों, हमने उत्तर प्रदेश में भी अब तक 137 बिल्डिंगों के लिए 53 करोड़ 73 लाख रुपया स्वीकृत करके। चंदौली के सदर कोतवाली क्षेत्र बिछुआ खुर्द में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। पति गौतम खरवार ने अपनी पत्नी की लोहे की रॉड से पीट कर हत्या कर दी। मायके पक्ष को बेटी सोनी से संपर्क न होने पर शक हुआ, जिसके बाद परिजन कोतवाली पहुंचे। पुलिस जांच में हत्या का खुलासा हुआ है। बता दें कि आरोपी ने शव को 4 पहिया वाहन से नौगढ़ के जंगल में फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर केस दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस शव की तलाश और पूरे मामले की गहन जांच में जुटी हुई है। देखिए, आज सुबह थाने पर ये सूचना मिली थी कि एक जो विवाहिता है सोनी नाम की, उसका घर वालों से संपर्क नहीं हो पा रहा था। तो उसके आधार पर घर वालों ने थाने पर आकर के सूचना दी थी कि उससे बात नहीं हो पा रही है, जिस पर थाना पुलिस के द्वारा मौके पर आकर के जांच की गई थी। तो यह तथ्य सामने आया कि जो इसका पति है गौतम, उसने इसको मार दिया है और जो शव है उसको छुपा दिया है। सूचना को गंभीरता से तत्काल लेते हुए परिवारजनों से संपर्क किया गया और उनके तहरीर प्राप्त कर अभियोग दर्ज किया गया। पति को तत्काल हिरासत में ले लिया गया था, जिसकी निशानदेही पर मृतका का शव भी बरामद हो गया है। जो फील्ड यूनिट है उसको यहाँ पर बुला करके जितने भी फॉरेंसिक साक्ष्य हैं उनको ठीक से कलेक्ट किया गया है और जो पूरा घटनाक्रम है उसकी भी जानकारी की गई। मेरा नाम पिंकी है। क्या आप लोग कोतवाली है, क्या है पूरा मामला? कोतवाली में हम लोग इस कारण आए हैं सर कि हमारी बहन से हमारी सुबह बात, जैसे डेली कंटिन्यू बात होती रहती है, बात नहीं हुआ। 2 दिन से उसके ससुराल वाले टाल मटोल कर रहे थे और सही समय पे सही सूचना नहीं। फर्रुखाबाद से बड़ी खबर है, जहां जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अब सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों से बेहतर शिक्षा और सुविधाएं दे रहे हैं। प्रदेश सरकार ने हर वर्ग के लिए शिक्षा के नए अवसर उपलब्ध कराए हैं। स्कूलों में भवन निर्माण, रंगाई पुताई, शुद्ध पेयजल, बिजली और फ्री ड्रेस जैसी सुविधाएं दी जा रही है। डीएम ने बच्चों को निःशुल्क कॉपी और किताबें वितरित की है और उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को प्रस्तुति पत्र देकर सम्मानित भी किया। हो गया है सरकारी स्कूलों की अपेक्षा प्राइवेट स्कूल के और अभिभावक ज्यादा भागते हैं। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों द्वारा किस तरह से अच्छी शिक्षा अध्ययन कराया जा सके और छात्रों की संख्या बढ़ाई जा सके, प्रशासन द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, स्कूल चलो अभियान का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जा चुका है। जनपद स्तर पर भी इसकी महत्ता को दृष्टिगत करते हुए, लोगों को जागरूक करते हुए एक रैली जनपद स्तर पर और विभिन्न ब्लॉक और ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत स्तर पर कराई गई है। देखिए, बेसिक एजुकेशन को विभिन्न तरह से जो कमियां थी उनको पूर्ति करते हुए सरकार ने बेहतर बनाने का प्रयास किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कायाकल्प के माध्यम से मैक्सिमम स्कूलों में जो यूरिनल, शौचालय, बिल्डिंग, पानी आदि की व्यवस्था हो चुकी है। जहां कुछ कमी है वो लगातार विभिन्न माध्यमों से किया जा रहा है। कंपोजिट ग्रांट से भी वो सारा मेंटेनेंस वगैरह होते रहा है। बच्चों के निःशुल्क
ड्रेस, जूता, मोजा और बुक्स सब दिए जा रहे हैं, मिड डे मील दिए जा रहे हैं। तो जो भी एक आम आदमी को, ग्रामीण समुदाय के लोगों की या जो भी गरीब आर्थिक रूप से हैं, उन सबको जो पढ़ने के लिए बच्चों को जरूरी चीजें हो सकती हैं, सब मुहैया सरकार कर रही है। और सरकार का संकल्प है कि शिक्षा के अधिकार सभी बच्चों का अधिकार है, उसको क्रियान्वित किया जाए और अधिक से अधिक लोग इसमें सहभागी बने, कोई भी बच्चा पढ़े बगैर न छूटे। और उसी क्रम में स्कूल चलो अभियान चलाया गया है। पिछले साल 1576 स्कूलों में 1,37,000। कानपुर से बड़ी खबर सामने आई है, जहां किडनी गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में आरोपी अफजल और उसका साथी परवेज सैफी नोटों की गड्डी के साथ दिखाई दे रहे हैं। पुलिस जांच में सामने आया है कि ये सभी एक संगठित गिरोह के रूप में आपराधिक गतिविधियों में शामिल थे। मामले में कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि 6 से 7 आरोपी अभी भी फरार हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वीडियो वायरल हुआ है नोट की गड्डी लिए हुए शिवम का, तो उसमें क्या जांच का संचार? इसमें नोट की गड्डी लिए हुए एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें जो अभियुक्त है अफजल, वो और इसका एक साथी है, दूसरा अन्य साथी है परवेज सैफी, वो दिख रहा है। इसमें जो अभी तक की जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है, इसमें यही आया है कि ये सभी लोग एक सिंडिकेट बना करके काम करते थे और ये सभी लोग उसी सिंडिकेट का पार्ट है। कुछ अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी है, कुछ अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभी होना शेष है। लगभग 6 से 7 अभियुक्त इसमें अभी अन्य हैं। ललितपुर के जिला न्यायालय परिसर में युवती के साथ हुई मारपीट का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। 3 अप्रैल को हुई इस घटना के विरोध में बुंदेलखंड युवा संगठन ने पीड़िता रेशमा को साथ लेकर प्रभारी मंत्री से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा। संगठन ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं प्रभारी मंत्री ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधिकारियों को 2 घंटे के भीतर आरोपियों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए। उन्होंने साफ कहा कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने न्याय की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। से कहा है तो क्यों नहीं माने? आप पहले से शिकायत कर रही हैं, यानी आप पूरी परिचित हैं उनसे? जी परिचित है ना? तो कहीं ना कहीं आपके संबंध या कोई क्या लड़ाई है, क्या है आपका उनसे? मैं उसकी बच्ची जो मेरी सहेली है, मैं उसकी सहेली हूँ। बस यही लड़ाई है? यही लड़ाई है सर, गुंडा आदमी है, पैसे। मैं पीड़िता। एक मिनट। रायबरेली में दिशा समिति की बैठक के बाद सियासी घमासान तेज हो गया है। अमेठी सांसद किशोरीलाल शर्मा ने सिंचाई विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए गलत रिपोर्ट पेश करने का आरोप लगाया, जिस पर अधिकारियों को माफी मांगनी पड़ी। बैठक में मनरेगा के रुके बजट का मुद्दा भी उठा। भाजपा विधायकों की गैर मौजूदगी पर सांसद ने तंज कसा। वहीं राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने राहुल गांधी के ज्ञान पर सवाल उठाए। इस पर पलटवार करते हुए सांसद ने मंत्री को पहले होमवर्क करने की सलाह दी। बता दें कि बैठक के बाद दोनों नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गई। सबका काम आ जाएगा। हाँ, चलिए ट्रांसपोर्ट नगर बहुत परेशान हम लोग। चलिए मीटिंग थी क्या? ये दिशा में जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीमें होती हैं, उसी पे इस दिशा के अंतर्गत मौला सारा वो होता है। तो उसका अंदर में हमारे जनप्रतिनिधि हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं, जो नॉमिनेट मेंबर्स हैं, ये सब प्रश्न करते हैं उनसे संबंधित स्कीमों से, उसका प्रशासन जवाब देता है। तो ये उसी से संबंधित मीटिंग थी। पहले जो पुरानी दिशा की मीटिंग हुई, उसका अनुपालन आख्या पे चर्चा हुई। देखिए, आज दिशा की बैठक में जिस तरह मीटिंग चल रही थी, यहाँ के मंत्री सिर्फ अधिकारियों को बचाने का काम करते हो, अपनी बुकलेट का फायदा गिना रहे हैं। लेकिन बुकलेट के अनुसार जो जमीन पे हकीकत है वो एकदम बेकार हो चुकी है, खासकर रायबरेली जनपद में। तो चाहे हमारी विधानसभा हो, चाहे विधायक बशरामा जी की हो, चाहे सरेनी हो, चाहे ऊंचाहार हो, चाहे कोई भी हो, इसलिए और विधायक जो सत्ता बच के हैं वो आए नहीं। वो जान चुके हैं कि इशारे पे यहाँ अधिकारी काम करते हैं। तो इसलिए ध्यान रखिए कि यहाँ की जनता अब जान चुकी है, आने वाले समय में समाजवादी पार्टी सरकार बनेगी। कौन अधिकारी काम कर रहा है? कौन अधिकारी काम कर रहा है? कौन अधिकारी? जिले के इतने अधिकारी सब काम इशारे पे काम कर रहे हैं। आप लोग नहीं सुन रहे क्या? आप लोग बस्ती से सनसनीखेज मामला सामने आया है। छावनी थाना क्षेत्र के चौगड़वा गांव में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में जलकर मौत हो गई। गंभीर हालत में महिला को पहले CHC विक्रमजोत और फिर लखनऊ मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया।
की मौत हो गई। इस मामले में मृतका की 4 साल की बेटी ने बड़ा खुलासा करते हुए अपने पिता पर तेल डालकर आग लगाने का आरोप लगाया है। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं और आगे की कार्रवाई जारी है। के अंतर्गत 4/4/2026 को रात्रि लगभग 11 बजे एक महिला अपने घर में गंभीर रूप से जल गई। महिला की गंभीर हालत को देखते हुए उसे KGMU लखनऊ इलाज के लिए ले जाया गया, जहां पे दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो गई है। घर वालों से प्राप्त तहरीर के आधार पर उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। महिला का पोस्टमार्टम लखनऊ में कराया जा रहा है। आगे की विधिक कार्यवाही प्रचलित है। छावनी क्षेत्र के कानपुर में केस्को की चरमराई व्यवस्था को लेकर जनता का गुस्सा खुलकर सामने आया। यूपीआरसी चेयरमैन अरविंद कुमार की मौजूदगी में जनसुनवाई के दौरान पार्षदों, व्यापारियों और पीड़ित महिलाओं ने अतिरिक्त बिजली बल, जबरन स्मार्ट मीटर और खराब सेवा को लेकर जमकर शिकायतें की। लोगों ने टोल फ्री नंबर न उठने पर और मनमानी का आरोप लगाया। इस दौरान वित्तीय वर्ष 2026-27 की ARR और अन्य प्रस्तावों पर सुनवाई हुई। हालांकि जनता का आरोप है कि उनकी समस्याओं को नजरअंदाज किया गया। जनसुनवाई में सैकड़ों शिकायतें दर्ज हुई और केस्को के खिलाफ आक्रोश देखने को मिला। मेरा नाम वीरेंद्र मिश्रा है। दादा नगर में किराए की फैक्ट्री है। मेरे बेटे के नाम कनेक्शन था 67 HP का, जो सन 22 में खत्म हो गया है। सन 25 में जुलाई 25 में मुझे कैसा सूचित करती है कि आपका मीटर की सिटी कार्बनाइज है। 57 लाख रुपया का मेरे कनेक्शन में, मेरे मीटर में वो बिल आ जाता है। जब मैं किसको जाता हूं तो उन्होंने मुझे शरद शर्मा। क्या समस्या थी, क्या मांगे? देखिए, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग ये फील करते हैं कि हर चीज तेजी से होनी चाहिए। आज केस्को का कर्मचारी अगर काम करना भी चाहे लोअर लेवल का, वो हमारे यहाँ पहुँचते ही देर से है, क्योंकि उसके पास जो पहले गाड़ी जी सर, आज जनसुनवाई में आए हैं, किस तरीके की उपभोक्ताओं ने शिकायतें आपसे करी हैं? नहीं, ये जनसुनवाई का जो मुख्य उद्देश्य है वो टैरिफ निर्धारण की कार्रवाई में है। हर साल हम पब्लिक हियरिंग करते हैं, तो इस सुनवाई का मुख्य उद्देश्य ये रहता है कि टैरिफ से संबंधित जो लोगों के सुझाव हों उनको हम यहाँ पे एकत्रित करें, और उसमें से ऐसे जो भी सुझाव हैं जिनका निर्धारण टैरिफ ऑर्डर के माध्यम से हो सकता है, वो हम उनको ले करके फिर उनका संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करते हैं। टैरिफ का जो प्रोसेस है वो यही है। फतेहपुर से दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है, जहां खागा कोतवाली क्षेत्र के भोगलपुर NH2 पर तेज रफ्तार लोडर अनियंत्रित होकर खड़े ट्रक में पीछे से जा घुसा। हादसा इतना भीषण था कि लोडर के ड्राइवर और कंडक्टर की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि लोडर कानपुर से प्रयागराज की ओर आलू लेकर जा रहा था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने लोडर में फंसे दोनों शवों को बाहर निकलवाया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। फतेहपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र के अबूनगर में एक निजी अस्पताल में महिला की मौत के बाद हड़कंप मच गया। जोनीहा निवासी बुजुर्ग महिला बरगदी देवी को कंधे और पैर की हड्डी टूटने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में गलत इलाज और लापरवाही के चलते उनकी मौत हो गई। उन्होंने बताया कि 16,000 रुपए में 2 यूनिट ब्लड चढ़ाया गया, लेकिन हालत बिगड़ती चली गई। घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। देवी है, पिताजी का नाम छत्रपाल सिंह राजपूत है। यहाँ पर गलत इलाज होने के कारण मेरी माता की मृत्यु हो गई है। 4 तारीख को एडमिट किया गया था। 4 तारीख को शाम को ब्लड के लिए इन्होंने बताया कि आपके लिए दो बोतल ब्लड चढ़ेगा। इसके बाद क्या कहते हैं कि ऑपरेट किया जाएगा कंधे और पैर का हड्डी टूट जाने के कारण। तो कह रहे थे ब्लड का मैं 6 पॉइंट। और अगली खबर चित्रकूट से है, जहां बरगढ़ गाहुर अंतर प्रांतीय मार्ग की बदहाल स्थिति को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा अब सड़क पर उतर आया है। करीब 10 वर्षों से गड्ढों में तब्दील इस मार्ग की निर्माण की मांग को लेकर आज से क्रमिक अनशन
शुरू हो गया है। समाज सेवी साकेत बिहारी शुक्ल के नेतृत्व में ग्रामीण धरने पर बैठे हैं। उनका कहना है कि कई बार विधायक, सांसद और अधिकारियों से शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि 5 दिनों के भीतर सड़क निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ तो ये क्रमिक अनशन आमरण अनशन में बदल जाएगा। इस समय हम चित्रकूट जनपद के बरगढ़ में हैं और बरगढ़ गाहुर संपर्क मार्ग लगभग 10 सालों से पूरी जर्जर रोड है और इसको उखाड़ करके फेंक दिया गया और यहाँ के जो लोग हैं जिनका आवागमन यहाँ लाखों की संख्या में होता है लोगों का, और ये जो मार्ग है ये मध्य प्रदेश को भी जोड़ने वाला है, जो रीवा मध्य प्रदेश को जोड़ता है। और जो बच्चे हैं वो बच्चे बरगढ़ आकर के पढ़ते हैं और बारिश के समय में क्या स्थिति कुछ होती है उसकी जो वेदना है आज बीते 10 सालों से लोगों ने झेला है। और झेलने के बाद जब ये लगा कि लगता है जो जिम्मेदार हैं वो कहीं ना कहीं नजरअंदाज कर रहे हैं, इसलिए आज यहाँ पर जो गांव के लोग बाकायदे इन्होंने जिलों से खस्ता हाल है। समय समय पर इस रोड में जनता जनार्दन को बरगलाने के लिए 1-2 गाड़ी गिट्टी मंगवा के डाल दी जाती है और हल्ला हो जाता है कि रोड में काम चालू हो गया। ये काम 10 वर्षों से चल रहा है। हम लोगों की मांग है कि अब 10 वर्ष हो गए हैं, अब इस रोड को बनना चाहिए। हमने उप जिलाधिकारी मऊ को ज्ञापन दिया कि 5 दिन के अंदर अगर रोड नहीं बनती है तो 6 अप्रैल भाजपा का स्थापना दिवस भी है, देनी पड़ेगी। ये मनसा मेरी अकेले की नहीं, पूरे क्षेत्र की जनता। मैं सर्वप्रथम आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ये मैं कहना चाहूँगा कि ये रोड 2022 और 23 से स्वीकृत होने के बाद भी नियमित इसमें तमाम छात्र छात्राएं, वृद्ध, बच्चे, महिलाएं आवागमन में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आए दिन इसमें दुर्घटनाएं हो रही हैं और इस गर्मी का मौसम भी आ रहा है। अगर कोई 4 व्हीलर आगे से निकले पीछे से बच्चों की वो दुर्गत होगी, इसलिए तब तक हम लोग इसमें क्रमिक अनशन के बाद तत्काल 5 दिन बाद आमरण अनशन की भी तैयारी है। ये सत्य है, ना तो हमारे क्षेत्र को कोई अधिकारी आता है, देखता है, कोई मतलब नहीं होता। कोई भी नेता आए, पाठा की धरती पे कोई नेता आए बरगढ़ क्षेत्र में, वो सुन के चला जाएगा लेकिन दोबारा मुड़ के नहीं देखेगा। यही दुर्दशा है हमारे क्षेत्र की। जब तक हम लोग जागेंगे नहीं, अनशन नहीं कर, ये जरूरत पड़ गई आज हमको अनशन करने की। इस समय हम चित्रकूट जनपद के छत्तीसगढ़ के से खेलों की खुशखबरी बता रहे हैं आपको। बता दें कि खेलो इंडिया राष्ट्रीय जनजातीय खेल और चंडीगढ़ में आयोजित राष्ट्रीय रिले चैंपियनशिप में चंदन कियारी के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जिले और राज्य का नाम रोशन किया। रविवार को गोपनीय कार्यालय कक्ष में 11 खिलाड़ियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। सांसद उमाकांत रजक और उपायुक्त अजय नाथ झा ने खिलाड़ियों को पौधा, अंगवस्त्र और पुरस्कार देकर सम्मानित किया। शिव कुमार सोरेन, नेहा खालको, आशा किरण बड़ला समेत अन्य खिलाड़ियों ने स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीतकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। बता दें कि उपायुक्त ने सभी को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने के लिए प्रेरित किया। और अगली खबर मध्य प्रदेश के सिद्धि से है, जहां 2 दिवसीय पुस्तक मेले का आयोजन सभी ब्लॉकों में किया जा रहा है। जिला मुख्यालय स्थित शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कलेक्टर विकास मिश्र ने मेले का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पहले दिन ही मेले में विद्यार्थियों और अभिभावकों की भारी भीड़ देखने को मिली। बच्चों में पुस्तकें खरीदने को लेकर खासा उत्साह नजर आया। मेले में विभिन्न विक्रेताओं द्वारा पाठ्य पुस्तकों और यूनिफॉर्म रियायती दरों पर उपलब्ध कराई जा रही है। कलेक्टर ने प्रतियोगी परीक्षाओं की किताबें भी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। कर्नाटक के बेलगावी जिले से बड़ी खबर है, जहां मनरेगा घोटाले में 17 साल बाद अदालत का अहम फैसला आया है।
चौथे एडिशनल सेशन कोर्ट ने 6 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए जेल और जुर्माने की सजा सुनाई है। बता दें कि ये घोटाला 2009 और 10 में विकास कार्यों के नाम पर कागजों में फर्जी बिल बनाकर सरकारी धन निकालने से जुड़ा था। समाज सेवी अरुण शंकर धारव की शिकायत पर लोकायुक्त पुलिस ने जांच कर चार्जशीट दाखिल की थी। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद अब कोर्ट के फैसले से भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मजबूत संदेश गया है। देखिए, ये हमारा गलत गांव में एक 2011 से हम भ्रष्टाचार के विरोध में हम संगठन करके वो मूवमेंट करते हुए आए हैं। इस समय क्या हुआ, वो हमारे ग्राम में एज ए एग्जाम्पल हम 2 केस पिकअप किए। कौन सा, वो फेक डॉक्यूमेंट क्रिएट करके फेक काम का किया हो, दिखा के पैसे निकाल ले। पंचायत में क्या क्या भ्रष्टाचार हुआ, उसके ऊपर आपने कार्रवाई किस हिसाब से करें? सर 2010-11 में रोजगार योजना में हमारे गांव में बहुत भ्रष्टाचार हुआ था। 2 काम का हमने पकड़ लिया और उसको ऊपर हम प्राइवेट कंप्लेंट दिया। मैं खुद कहाँ पर कंप्लेंट दिया? बेलगाम में चतुर्थ न्यायालय में कंप्लेंट दिया। उसका क्या कार्रवाई का क्या फैसला हुआ सर? वो कोर्ट ने लोकायुक्त ऑफिस में उसको ट्रांसफ़र किया। लोकायुक्त ऑफिसर आके सब पूरा इंक्वायर करके अच्छे तरह से हमको न्याय मिला है। अच्छा, कितने लोग ऊपर सर ये हुआ था? हम लोग अभी 7 लोग को ऊपर हुआ है। अभी उन लोगों को सर मतलब चित्तौड़गढ़ से बड़ी खबर है। नगर परिषद और होमगार्ड विभाग के बीच सरकारी जमीन को लेकर विवाद बढ़ गया। मामला पुलिस लाइन में 2013 में अलॉट की गई 1.58 हेक्टेयर जमीन का है। होमगार्ड विभाग ने लाखों रुपए खर्च कर ऑफिस और 4 दीवारी निर्माण कराया था, लेकिन नगर परिषद ने इसे अतिक्रमण बताकर जेसीबी लेकर मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। बढ़ते तनाव को देखते हुए जिला कलेक्टर डॉक्टर मजू चौधरी ने दोनों विभागों के अधिकारियों को सर्किट हाउस बुलाकर वार्ता कराई और जांच समिति गठित की। जांच रिपोर्ट आने तक जमीन यथा स्थिति बनी रहेगी। ये 2 लैंड जो है गृह रक्षा प्रशिक्षण केंद्र चित्तौड़गढ़ को वर्ष 2013 के अंदर अलॉट हुई थी। ये 1.56 हेक्टेयर लैंड हमको अलॉटमेंट हुआ था। 2020 के अंदर इसका निर्माण 2020 में कार्यालय का निर्माण स्टार्ट किया गया, जो कि 2023 के अंदर कार्यालय का निर्माण, जो भवन बना हुआ है, इसका निर्माण समाप्त हुआ। समदेष्टा गृह प्रशिक्षण केंद्र है और नगर परिषद द्वारा जो नोटिस दिया गया था, उसमें जिला प्रशासन द्वारा संज्ञान लेकर और दोनों पक्षों से बातचीत की गई। उनका पक्ष भी सुना गया, नगर परिषद का भी पक्ष सुना गया और उस पर एक कमेटी बिठाकर शीघ्र उस पर विधिक संगत कार्रवाई करने के निर्देश दिए, जब तक दोनों ही पक्षों को यथास्थिति पर पाबंद रहने के लिए अवगत कराया। सर, ये जो दीवार बनी हुई है, क्या ये अवैध मानी गई है जो नोटिस दिया गया? नहीं, उसके लिए जांच करवाई जाएगी, उसके बाद। और ये जो नाला निकला हुआ सर, ये नाला पहले से प्रकृति बाहर था या अंदर था? सर, ये सारा रेवेन्यू से उसी प्रकरण के संबंध में ये जांच करवाई जाएगी और जो जांच का नियमानुसार संगत आएगी तहसील या रेवेन्यू रिपोर्ट्स उसी के अनुरूप होगी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे और देखते रहे सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।